हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इसमें जो है हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू किए थे। एक वीडियो जो है इससे भी पहले नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के एमसीक्यू की पहले ही बना चुके हैं। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हाउस होल्ड इन्वेंट्री इज। फर्स्ट ऑप्शन है नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सेकंड अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सी बोथ ए एंड बी। डी है हमारा नन ऑफ दीज। तो जो हाउस होल्ड इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, वो हमारा जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए पहली बात जो है हमारी वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देखा जाता है, तो बी पॉइंट भी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, राइट हो गया। ए और बी दोनों ही सही है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो पूछ रहा है रेमिटेंस फ्रॉम ए रिलेटिव वर्किंग अब्रॉड आर। जो हम एक रिलेटिव हमारा अब्रॉड में वर्किंग कर रहा है उससे अगर हमें कोई भी रेमिटेंस मिलता है, किसी भी तरह की हेल्प मिलती है, तो उसको क्या करेंगे। ऑप्शंस है इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ट्रांसफ़र पेमेंट, बोथ बी एंड सी। जो हमारा रिलेटिव बाहर कहीं भी फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है, अगर उसकी तरह से हमें कोई भी गिफ्ट, डोनेशन या किसी भी तरह की हेल्प मिलती है तो वो हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। और इस या उसको ट्रांसफ़र रिसिप्ट भी कह सकते हैं, वो देखा जाएगा किसके नज़रिए से बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पर ट्रांसफ़र पेमेंट इसको ले लेंगे। दूसरा, ट्रांसफ़र पेमेंट को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर भी हमारे दो राइट ऑप्शन आ रहे हैं बी एंड सी। अब जब इंक्लूड नहीं किया जा रहा है तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा जिसमें बी और सी दोनों इंक्लूड है वो है हमारा डी ऑप्शन। दैट्स आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा ऑन अकाउंट प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज। नेशनल इनकम में जो अपने आप से प्रोडक्शन की जाती है, अपने गुड्स का प्रोडक्शन करके खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक एक फार्मर है, छोटा स्मॉल फार्मर है, वो इतनी खेती कर रहा है कि वो अपना जो है खुद का काम चला सके, या फिर जैसे बड़े फार्मर भी हैं तो वो अपनी खेती का जो फार्मिंग है उसका एक पार्ट क्या कर लेते हैं, अपने लिए स्टोर कर लेते हैं, तो वो पार्ट कहलाएगा ऑन अकाउंट प्रोडक्शन। तो उसको जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि जो गुड्स है, ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो ए बोल रहा है गुड्स आर टेंजिबल, बी देयर वैल्यूएशन इज पॉसिबल, सी गुड्स आर मोर प्रोडक्टिव देन सर्विस, डी नन ऑफ दीज। तो गुड्स टेंजिबल तो हमारे होते हैं, ये बात सही है, लेकिन इस रीजन से नेशनल इनकम में ये इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सी कह रहा है कि सर्विस से ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो ऐसे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि कौन सी चीज़ किससे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ये उसकी वैल्यूएशन से पता चलता है। अब कोई सर्विस महंगी हो सकती है, कोई गुड्स महंगा हो सकता है, तो ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करेगा, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बट जो बी है कि देयर वैल्यूएशन इज़ पॉसिबल, कि गुड्स का हम वैल्यूएशन कर सकते हैं जो उसने अपने लिए रखी है, इसलिए हम उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेते हैं, तो बी यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वैल्यू एडिड रेफर टू। वैल्यू एडिड हमारा किससे रेफर करता है, प्रोडक्शन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, तो प्रोडक्शन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स को ही नहीं, हम इसमें सेमी ड्यूरेबल, सिंगल यूज ड्यूरेबल सबको इंक्लूड करते हैं, तो ये तो हमारा एक ही चीज़ को बता रहा है, तो गलत हो जाएगा। नॉन ड्यूरेबल ये भी नहीं होगा हमारा। फिर बी कह रहा आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो वैल्यू एडिड का जो
हम फॉर्मूला लगाते हैं उसमें यही होता है कि आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन हम कर देते हैं, तब हमारी वैल्यू एडिड कैलकुलेट हो जाती है। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज सम टोटल ऑफ, जो GDCF हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और इसका जो है टोटल जो होगा वो क्या होगा ये पूछा गया, मतलब किन चीज़ों को हम प्लस करते हैं जिससे हमारा जो है GDCF कैलकुलेट होता है। ऑप्शंस अगर चेक करते हैं, ए हमारा एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स, बी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, सी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीशिएशन। तो ए तो हमारा गलत है कि सिर्फ फिक्स एसेट्स पर जो एक्सपेंडिचर किया हमने वो नहीं कैलकुलेट करते हम, इसमें जितनी भी हमारी डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होती है वो प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। अगर ये हमारा ग्रोस पर है तो सीधा हम चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देते हैं, लेकिन ये अगर हमारा नेट पर दे रखा है तो कल के एक क्वेश्चन में मैंने बताया था ग्रोस और नेट में डेप्रीशिएशन का डिफरेंस होता है। तो ग्रोस कैलकुलेट करने के लिए हमें डेप्रीशिएशन को प्लस करना होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे दोनों ही फॉर्मूले, अगर हमें ग्रोस दे रखा है तो हम चेंज इन स्टॉक प्लस कर लेते हैं तो हमारा GDCF निकल आता है, और अगर नेट दे रखा है तो उसमें चेंज इन स्टॉक और डेप्रीशिएशन दोनों को प्लस कर लेते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मीनिंग भी चेंज इन स्टॉक ही है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो डी, बी एंड सी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैल्यू एडिड मेथड मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जो वैल्यू एडिड मेथड के मेजर्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हमारा है ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, तो प्रोडक्ट वैल्यू एडिड में हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स यहाँ पर नहीं आएगा। सेकंड है द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज ओन्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज ओन्ड बाय द नॉन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो ये जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता, चाहे वो रेजिडेंस की हो या नॉन रेजिडेंस की हो, बट अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन कर रही है तो उनको हम इंक्लूड करते हैं। इसलिए बी और सी यहाँ पर दोनों राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो है डी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें है बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। जब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं होगा। फर्स्ट रेंट, ये तो हमारा इंक्लूड होता है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा बी मिक्स्ड इनकम, ये भी इंक्लूड होता है। सी फिक्स इन्वेस्टमेंट, ये जो है हमारा इंक्लूड नहीं होता है, ये हमारा जो है वैल्यू एडिड का आइटम है तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। मीन्स जो नोट पूछा गया है वो आंसर जो हमारा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारे यहाँ पर, क्योंकि जो है वो नहीं बताने हैं क्योंकि नोट पूछा गया है। तो नोट में हमारा आ रहा है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो कि हमारा वैल्यू एडिड मेथड का ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट का पार्ट होता है जो इनकम में इंक्लूड किया जाता है, तो ये भी हमारा इनकम मेथड में एस्टिमेट होता है, इंक्लूड होता है। तो ए बी डी तीनों होते हैं और नोट पूछा गया है तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का कौन सा एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन ए हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड डी है एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल। तो जो हमारा रॉ मटेरियल पर एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको हम इंटरमीडिएट कंजप्शन लेते हैं,
क्योंकि उससे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। जबकि जो बाकी सारे हैं हाउस होल्ड जितने भी एक्सपेंडिचर करता है वो तो फाइनल में ही जाते हैं, क्योंकि वो कोई अदर प्रोडक्शन नहीं करता है। और फिर गवर्नमेंट का तो यहाँ पर फाइनल ही दे रखा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो है कौन सा एलिमेंट यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता फाइनल कंजप्शन में, वो है एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल काउंटिंग नेशनल इनकम इज। जब हम डबल काउंटिंग के रिजल्ट की बात करते हैं तो नेशनल इनकम जो होगी वो क्या हो जाएगी? ओवर एस्टिमेटेड, बी अंडर एस्टिमेटेड, सी करेक्टली एस्टिमेटेड एंड डी नॉट एस्टिमेटेड फॉर द एंटायर ईयर ऑफ अकाउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब ही क्या कि एक से ज़्यादा बार काउंट हो गई है, और अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा बार काउंट हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? एक्स्ट्रा हो जाती है, मीन्स ओवर एस्टिमेटेड हो जाती है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट्स ए ट्रांसफ़र इनकम। जैसे कि हमें पता है कि फैक्टर इनकम को या फैक्टर पेमेंट्स को ही हम जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, तो ट्रांसफ़र पेमेंट या ट्रांसफ़र इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो इनमें से वो कौन है जिसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट मानते हैं और वो इंक्लूड नहीं होगा उस रीजन से हमारा नेशनल इनकम में? पहला कह रहा है रिसिप्ट ऑफ बर्थडे गिफ्ट चेक सेंड बाय योर पेरेंट्स सेटल्ड अब्रोड। अब्रोड में आपके पेरेंट्स सेटल हैं और आपको बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं, चाहे वो अब्रोड हो या ना हो। अगर आपको कहीं से भी कोई भी गिफ्ट मिलता है तो उससे आपने कोई प्रोडक्शन या प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं की है, और वो क्या मानी जाएगी? ट्रांसफ़र पेमेंट मानी जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं रिपार्टीशन ऑफ वेजेज अर्नड बाय द एनआरआईज टू देयर पेरेंट्स इन इंडिया। एक एनआरआई है जो इंडिया से बाहर रहता है लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं इंडिया में ही हैं, और वो अपनी वेजेज का कुछ पार्ट उनको भेज रहा है, तो उसको भी जो है हम यहाँ पर नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी हमारी क्या है? ट्रांसफ़र पेमेंट है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस ड्यूटी ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शंस पे जो एक्सेस ड्यूटी लगती है वो भी हमारी क्या मानी जाती है? ट्रांसफ़र पेमेंट मानी जाती है। इसलिए जो हमारे तीनों सही हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एट ट्रांसफ़र पेमेंट। इनमें से कौन सी ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट्स। तो हम नेक्स्ट है हमारा रिटायरमेंट पेंशन, फिर सी है हमारा ओल्ड एज पेंशन्स एंड डी है हमारा डोनेशन। तो जब मैंने आपको नेशनल इनकम पढ़ा था तो भी ये बताता कि इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट्स को हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो ट्रांसफ़र पेमेंट मानी जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा हट जाएगा। ओल्ड एज पेंशन्स भी हमारी जो ट्रांसफ़र पेमेंट होती हैं, यहाँ पर नोट को पूछा गया। डोनेशन भी वन साइडेड होता है, तो ये भी कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा, तो ये भी ट्रांसफ़र पेमेंट होता है। लेकिन जो रिटायरमेंट पेंशन है, आपको देखने में ऐसा लग रहा हो कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट होगी। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने जो पूरे उम्र जो है या अपनी जो सर्विस लाइफ है, जब उन्होंने जॉब की है, तो उस टाइम पर उन्होंने जो सर्विस दी है उसके बदले उन्हें रिटायरमेंट पेंशन मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती है। तो उनके प्रोडक्शन के लिए ही या उनकी जो सर्विस रेंडरिंग होती है उसके लिए रिटायरमेंट पेंशन होती है, तो वो एक ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं मानी जाती है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग जीएनपी ऑफ ए कंट्री एट मार्केट प्राइस। इनमें से कौन जो है नहीं इंक्लूड किया जाता जब हम जीएनपी का कैलकुलेट कर रहे होते हैं एट एमपी पर? फर्स्ट है सेल्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो अगर हम इनकम मेथड में जाएंगे तो सेल्स को देखेंगे, वैल्यू एडिड मेथड, सॉरी इनकम मेथड में नहीं, वैल्यू एडिड मेथड में हम सेल्स को देखते हैं, इंक्लूड करते हैं। फिर जो एनआईटी का इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हिस्सा होती हैं।
फिर है हमारा नेक्स्ट सी, रेमिटेंस बाय एनआरआई, मीन्स एनआरआई ने अपने जो बाहर अर्निंग की है वो अपने किसी रिलेटिव को भेज रहा है। डी है हमारा सब्सिडीज। तो यहाँ पर जो होगा हमारा एनआईटी का पार्ट है सब्सिडी भी, क्योंकि एनआईटी कैलकुलेट करने के लिए हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करते हैं, तो बी और डी भी इंक्लूड हो रहे हैं मार्केट प्राइस में, और सेल्स भी इंक्लूड हो रही है। सिर्फ जो रेमिटेंस है एक तो वो ट्रांसफ़र पेमेंट है, इसलिए भी इंक्लूड नहीं होगा, और यहाँ पे बाकी आइटम्स हमारे वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड हो रहे हैं। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन अकाउंट प्रोडक्शंस ऑफ सर्विस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन पहले जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर आया था कि वो उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं नेशनल इनकम में। रीजन होता है क्योंकि जो गुड्स है उन वे क्या है, वैल्यूएबल है, उनको हम वैल्यू कर सकते हैं। अगर हम ऐसे ही सर्विस की बात करते हैं, लाइक एक टीचर अपने बच्चों को घर पर खुद पढ़ा रहा है, उनकी कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ रही है इसलिए उसको, या फिर जो एक डॉक्टर है अपने फैमिली मेम्बर्स का फ्री में इलाज कर लेता है, तो वो अपनी फैमिली को क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उनके चार्ज नहीं ले रहा है। और ऐसी जो चार्ज होते हैं उनको एस्टिमेशन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लव एंड अफेक्शन के कारण होते हैं। फॉर लाइक एक मदर अपने घर में अपने बच्चों का ख्याल रख रही है, या वो जो एक हाउस वाइफ है वो पूरे घर को संभाल रही है, तो वो अपनी सर्विसेज जो है वो लव एंड अफेक्शन के कारण देती है, ना कि किसी मनी की इच्छा के कारण देती है। तो ऐसी सर्विसेज को जो है कभी भी वैल्यू नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर मार्केट वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज। दोनों का डिफरेंस जो होगा वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो इंक्रीज डिक्रीज तो हम इसको बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर प्लस में आए तो इंक्रीज मानेंगे, माइनस में आए तो डिक्रीज मानेंगे। तो इस सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। बी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूड्स। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसको शॉर्ट में COE बोलते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो इसमें 3 आइटम इंक्लूड होते हैं, वेजेज एंड सैलरी इन कैश, फिर इन काइंड, और उसके बाद जो थर्ड है वो एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, लाइक उसमें पेंशन ऑन रिटायरमेंट की स्कीम वगैरह भी होती हैं। तो ये तीनों ही हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस जो है हमारा, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो फर्स्ट कह रहा है हमारा रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। तो ये तीनों मिलकर हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस बनाती है, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है रेंट, इंटरेस्ट एंड COE। तो COE ऑपरेटिंग सरप्लस में नहीं आता है, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। फिर कह रहा है हमारा NDP एट FC माइनस COE माइनस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जो हम इनकम मेथड से NDP एट FC निकालते हैं उसमें 5 चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं, COE, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अगर हम रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट का टोटल निकालना चाहते हैं और हमें NDP एट FC दे रखी है, तो COE और मिक्स्ड इनकम को माइनस कर देंगे, तो इस हिसाब से ये भी हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। A और C दोनों हमारे राइट ऑप्शन आ रहे हैं, और ये ऑप्शन हमें अवेलेबल है D में, बोथ A एंड C। तो ऑप्शन D हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये जो है हमारा, इसमें इन्वेंट्री तो हमारी जो है फिक्स की भी हो सकती है, फिनिश्ड गुड्स की हो सकती है, सेमी फिनिश्ड गुड की हो सकती है, और रॉ मटेरियल की हो सकती है। लेकिन जो सेल्स में चेंज आया है उसको इसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं।
तो ए, सी और बी ये हमारे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होते हैं, लेकिन चेंज इन सेल जो है हमारा वो इंक्लूड नहीं होता। अगर ये चेंज इन स्टॉक लिखा होता तो पूरा वैल्यू वही हो जाती हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, लेकिन यहाँ सेल्स लिखा है, इसलिए राइट ऑप्शन जो है हमारा नोट पूछने के कारण डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा एक फाइनल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। फर्स्ट कह रहा है कंज्यूमर गुड्स परचेज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कंज्यूमर गुड्स को परचेज किया, जब कंज्यूमर गुड्स हो गई यानी कि कंज्यूम करने के लिए, तो फाइनल एक्सपेंडिचर है वो। फिर कह रहा है कंज्यूमर गुड्स एक्सपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गई, फाइनल एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट है हमारा सीड्स परचेज बाय द फार्मर। एक फार्मर अगर सीड्स को परचेज करेगा तो वो उससे क्या करेगा, फार्मिंग करेगा, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है ना कि एक फाइनल गुड्स। तो सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है हमारे वो भी फाइनल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग। प्रॉब्लम ऑफ जो डबल काउंटिंग है जिससे हमारा ओवर एस्टिमेटेड हो जाती है नेशनल इनकम, तो हमें उसके लिए क्या जो है मतलब इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ए है हमारा फाइनल आउटपुट मेथड, बी है वैल्यू एडिड मेथड, और सी है हमारा ए और बी, और डी कहता है नाइदर ए और बी। जब हम वैल्यू एडिड मेथड से निकाल रहे होते हैं तो उसमें हमारे दो तरीके होते हैं, एक वैल्यू एडिड होता है और दूसरा फाइनल आउटपुट होता है। तो दोनों मेथड्स में हम क्या करते हैं, फाइनल आउटपुट में तो सिर्फ फाइनल गुड्स को ही हम कैलकुलेट करते हैं, उनको प्लस करके नेशनल इनकम निकालते हैं, इंटरमीडिएट्स को छोड़ देते हैं जिससे डबल काउंटिंग से बचा जा सके। और वैल्यू एडिड में जो है हम जितने भी इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो इस तरह से हम दोनों मेथड से ही क्या कर सकते हैं, डबल काउंटिंग से बच सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट इन द एस्टिमेशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कि इनमें से कौन सा सीओई के एस्टिमेशन में इररिलेवेंट है या उससे रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट है फ्री रिकमेंडेशन प्रोवाइडेड टू स्कूल प्रिंसिपल। उसके बाद बी कह रहा है फ्री एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट हुज पेरेंट्स आर वर्किंग इन स्कूल। सी है वेजेज एंड सैलरी इन कैश। डी है ओल्ड एज पेंशन। तो अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं, अगर वैसे भी ध्यान नहीं है तो आपको पता है कि ओल्ड एज पेंशन जो है ट्रांसफ़र पेमेंट है, उसको नहीं इंक्लूड किया जाता कहीं भी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो इररिलेवेंट है। बाकी यहाँ पर सभी बातें जो है स्कूल से रिलेटेड की गई हैं, यानी कि स्कूल का प्रिंसिपल क्या है, एक एम्प्लॉई है, अगर उसको किसी भी तरह की फ्री फैसिलिटी दी जा रही है तो वो सीओई का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि उसको हम इन काइंड्स मानते हैं। जैसे फूड फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना, ये क्या है, इन काइंड्स है। फिर उनके बच्चों को स्कूल में एजुकेशन दे रहे हैं, या ये भी हमारा एक इन काइंड्स की जो है वेजेज एंड सैलरी मानी जाती है, सीओई का पार्ट। और इन कैश को भी हम क्या करते हैं, सीओई का पार्ट लेते हैं। तो तीनों हमारे सीओई का पार्ट है, सिर्फ ओल्ड एज पेंशन जो है इसका पार्ट नहीं है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी, ओल्ड एज पेंशन। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मैं फिर से कह रही हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, और साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। थैंक यू।